बायोमास इससे क्या होगा? किसान उगाता है, लेट से मिर्ची उगाता है, आलू उगाता है, कल अगर उसका भाव उसको मिलता नहीं है तो उसने उगाना है एनर्जी क्रॉप और कंपनियों को वो बेचना है। दिस विल बिकम अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर। आप लौट चले प्राकृतिक खेती की ओर। खेती में बायोमास एक हम जब ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, नेचुरल खेती की बात करते हैं, तो उसके साथ सिर्फ किसान नहीं। तो अब बात जैविक खेती की करें या प्राकृतिक खेती की, ये तो आम के आम और गुठली के दाम वाला मामला है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आज हम स्पेशल गेस्ट से मिलने वाले हैं, क्योंकि हम जब ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, नेचुरल खेती की बात करते हैं, तो उसके साथ सिर्फ किसान नहीं, तो पद्मश्री किसान, गवर्नमेंट भी साथ होनी चाहिए। और बस अभी खेती, जैविक, इसके परे भी एक और होता है साइंस, जो हम पढ़े हैं बीसी एग्री में। साइंस को खेती के साथ कैसे जोड़ा जाए, तो इसीलिए हम बायोमास इसके ऊपर बात करने वाले हैं, बायो एनर्जी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर गौरव नाहर सर, भारत भूषण त्यागी जी और डॉक्टर अजय राजपूत सर। तो मिलते हैं। नमस्ते सर। पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा सर के माध्यम से कि बायोमास, और ये बायोमास इससे क्या होगा, किस तरीके से विज्ञान से खेती जोड़ी जाएंगी, और हमारे साथ पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी भी हैं। तो ये हम संवाद चाहते हैं, गवर्नमेंट के माध्यम से भी चाहते हैं, कहाँ तक पहुंचेगा, इन सारे चीज़ों के ऊपर आप जरूर हमको प्रयास डालिए। मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैंने कहा मेरा पीएचडी है हाइड्रोजन बनाने के ऊपर, और अभी पूरा देश जग हाइड्रोजन के ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। ये भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारा फोकस, हमारा ऑब्जेक्टिव ये बायोमास, ये खेती, इसी को जुड़ के काम करना है। तो एज ए एंटरप्रेनर मैं चाहता हूँ कि खेती और जो अपने किसान हैं उनको भी इस चीज़ में उनका योगदान हो और भारत के तरक्की में वो कंट्रीब्यूशन दे। इसके लिए हम लोग काम करते हैं बायो एनर्जी के ऊपर। खेती में बायोमास बायोमास जो होता है, खेती में वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू होते हैं, गन्ने का वेस्ट होता है, अभी एनर्जी क्रॉप्स जो नए नए आ रहे हैं, जैसे नेपियर घास हो गया, कोई लोग बाम्बू उगा रहे हैं, ये सब चीज़ें होते हैं। तो ये होता है बायोमास, जो भारत में बहुत प्रमाण में होता है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला टॉपिक है, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसी को लेके किसान का भी डेवलपमेंट हो, ये ऊर्जा के लिए यूजफुल रहे, और ये सब चीज़ों को एकजुट होके भारत की तरक्की में योगदान दे। ये जो बायोमास है ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपना एनर्जी सफिशिएंसी और एनर्जी इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भर भारत के लिए। डॉक्टर नाहर, आपका बहुत ही अच्छा आपका जो प्रयास है भारत के किसानों के लिए, क्योंकि मैं यहाँ वेस्टर्न जोन में रीजनल डायरेक्टर हूँ भारत सरकार कृषि मंत्रालय का क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र में। तो मेरी जो किसानों की कुछ समस्याएं जो हैं, जैसे प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए त्यागी साहब भी आपको बताएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे बीट्स कंट्रोल, तो जो बहुत सारी, जिसको हम हिंदी में खरपतवार कहते हैं, हालांकि हमने तो उसकी परिभाषा थोड़ा अलग रखी है कि ऐसे अनवांटेड पौधों को लोग वीड्स बोलते हैं। तो ऐसे पौधे जिनके गुणों की खोज नहीं की गई उनको खरपतवार लोग कहने लगे, लेकिन उनके अंदर गुण तो बहुत हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा, और वो एक प्रकार से किसान के लिए समस्या है। जैसे गाजर घास हो गई, या मान लीजिए दूसरे और भी इस तरह के बीट्स हैं, इवन बॉर्डर के बीट्स हैं जिसपे आप काम कर रहे हो, है ना। तो आपका क्या मतलब, क्या आप किस तरह से इसका सोल्यूशन हमारे किसानों को दोगे, खास तौर पे इस तरह के जैसे लोग पराली जलाते हैं, आपको देखा होगा दिल्ली में भी समस्या हो रही है ना। एक दूसरी बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश में अभी कॉर्न की बहुत अच्छी खेती हो रही है, जिसको हम भुट्टे बोलते हैं। तो भुट्टे तो वो काट लेते हैं, लेकिन पूरा स्टॉक जो है डंठल वो पड़े रहते हैं, और उसमें भी आग लगाते हैं लोग, या कि उसको काट के ऐसे वैसे कर देंगे, उनका कोई बायोमास का यूज नहीं है। तो आप कैसे इसका करेंगे? सर अभी हम लोग काम करते हैं, अलग अलग बायोमास के ऊपर काम करते हैं।
मैंने इन्वेजिव स्पीशीज जो बोलते हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ जो भारत में आया है साउथ अमेरिका से। अच्छा। जब भी अंग्रेज जब यहाँ थे, वहाँ जब एक कोई अंग्रेज औरत ने एज ऑर्नामेंटल फ्लावर, एज बहुत अच्छा दिखता है वो फूल, वो भारत में आके पूरे भारत में फैल गए वो, और इतना प्रमाण में फैल गया है कि उसका कोई कंट्रोल ही नहीं। तो ऐसे ऐसे इन्वेजिव स्पीशीज पे हम लोग काम करते हैं। अच्छा। तो होता क्या है कि ये एज अ सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करना और उसका बायोमास का एनर्जी में रूपांतर करना। तो वाटर हाइसिंथ से हम लोगों ने हाइड्रोजन बनाया है, वाटर हाइसिंथ से मीथेन बनाया है, और उसका जो खाद है वो जो खाद भी बनाया है। अच्छा। तो वो खाद आप खेती में यूज कर सकते हो। उसके हम लोगों ने रिजल्ट भी देखे कि जो रासायनिक खाद है और ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये बायोगैस बनने के बाद बनता है, इसमें बहुत फर्क होता है। अच्छा। और पूरा अगर हम लोगों ने देखा कि गेहूं का खेती एक किसान ने किया है यूरिया के साथ, और एक ने किया है ये जैविक खाद के साथ, काफी फर्क होता है। सॉइल एरिएशन में भी काफी फर्क होता है, मीट के क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है। हम लोगों ने टोमेटो के साथ भी इसका ट्रायल किए। पौधों को रासायनिक खाद दिया गया है, उसके 10 या 8 ही टोमेटो हुए, और इसके 35-40 टोमेटो हुए। मिर्ची में भी ऐसे ही फर्क दिखा है। बैंगन में भी हम लोगों ने ट्राई किया है। तो ये जो खाद बनता है बहुत अच्छी तरह से बनता है। और ये जो आप बोल रहे हो खरपतवार, इसका यूसेज डेफिनेटली कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसको टेक्नोलॉजी को रूपांतर अच्छी तरह से किया जाए। अगर बड़े प्रमाण पे है तो फिर बड़े प्रमाण पे अलग तरीके से करना है। अगर छोटे किसान के रूप में भी करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। उसको टेक्नोलॉजी या नॉलेज या नो हाउ देके उसको अपन डेफिनेटली एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उससे जैविक खाद भी बना। जी जी गौरव जी, एक बहुत अच्छी बात बताई आपने। हमने जो हमारे 7-8 स्टेट हम जब जाते हैं, यहाँ तक कि गुजरात में भी त्यागी साहब, गुजरात में जो हमारे किसान बताते हैं कि साहब हमें लेबर की समस्या है, क्योंकि आजकल लेबर नहीं मिल रहे हैं, और हमारा ये मैनुअल तो कर नहीं सकते हम। तो ये इसका क्या समाधान है, आप कैसे करोगे? अभी अगर आप ये बायोगैस का देखते हो, छोटे जो किसानों के जो ये है क्या बोलते हैं, फार्म लेवल बायोगैस प्लांट, या तो उसके लिए एक आदमी काफी। अच्छा। उसके लिए जो गोबर आता है गाय से, तो गोबर उनको तो निकालना ही पड़ता, जो जहाँ वो पशु रखते हैं वो गोबर तो निकालते, और वो गोबर फेंकने से अलावा उनको क्या करना है कि खाली गोबर लेना है, पानी के साथ मिक्स करना है, और बायोगैस के प्लांट में फीड करना है। अगर आप खरपतवार की बात करेंगे तो उनके पास चाफ कटर होता है, या कुट्टी मशीन होती है, उसमें उसको खाली उसको श्रेड करना है और उसको बायोगैस के साथ फीड करना है। एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा बायोमास है, तो उसके हिसाब से उसको थोड़ा सा साइंस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अपने को चेंज करना पड़ेगा। और मोटा मोटी यही होगा कि है जो किसानों के पास जो औजार है वो इस्तेमाल करके ही अपने को उसका एनर्जी में रूपांतर करना है। अच्छा। अगर मैं किसान को बोलूं कि अरे तुम ये खरीदो वो खरीदो, तो एक्स्ट्रा बर्डन वो होता है, फाइनेंशियल बर्डन, और वो कोई करना नहीं चाहेगा। तो जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है वही इस्तेमाल करके अपने को उसको मदद। तो मैं त्यागी सर, मैं चाहूंगा कि आप भी अपना, क्योंकि आज हम जैसे आप कहते हो कि अब किसान जो है अब एनर्जी दाता भी होना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि सरकार की मंशा है, मैं तो ये कहूँगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बड़े खुलकर ये बात कही कि किसानों को ऊर्जादाता भी बनना है। क्योंकि ऊर्जादाता बनने का मतलब ये नहीं था कि केवल वो ऊर्जा पैदा करेंगे, बल्कि ऊर्जा को कैसे वो पैसे में बदल सकते। अभी डॉक्टर गौरव जी के माध्यम से जो पता लगा कि जो फार्म का जो अवशेष है, तो एक बात आपने और भी कही थी कि खरपतवार, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। खरपतवार एक अलग चीज़ है और हमारे फार्म का जो अवशेष है वो अलग चीज़ है। और तीसरी चीज़ है गाय और हमारे पशुओं का गोबर। यदि इन तीनों को ही प्रयोग करके हम गोबर गैस के ज़रिए, या जो डिकम्पोजिशन का नया तरीका गौरव जी बता रहे हैं, उससे यदि किसान भाई इसको प्रयोग करते हैं तो उनको ऊर्जा तो मिलेगी ईंधन के रूप में, और बदले में जो वो डिकम्पोज होकर जो सैलरी के रूप में बाहर निकलता है, वो बहुत ही बढ़िया मीडिया है खेत में कार्बन बढ़ाने का और माइक्रोब्स बढ़ाने का। तो अब बात जैविक खेती की करें या प्राकृतिक खेती की, ये तो आम के आम और गुठली के दाम वाला मामला है कि जिस खरपतवार को हम लोग आग लगा रहे थे या बेकार मान रहे थे,
अब वो भी कीमत का हो गया है। और दूसरा, जब हम इस ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो गौरव जी ने बताया कि ये हाइड्रोजन बनाने का जो काम है उसको उसके वैज्ञानिक रहे हैं, तो मैं इनको साधुवाद करता हूँ। और ये भी कहूँगा कि अब देश में ग्रीन एनर्जी पर, ग्रीन इकोनॉमी पर, ग्रीन इकोलॉजी पर जो ध्यान गया है और वर्तमान सरकार इसको जो प्रोत्साहन दे रही है, तो किसान भाइयों को इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो पशुपालन भी करें और फार्म के अवशेष का भी डिकम्पोजिशन, गोबर गैस या जो भी बायोगैस है उसके माध्यम से करें, ताकि उनको गैस भी मिले, खाद भी मिले और उनका धन की बचत भी हो। ये सभी के लिए शुभकामनाएं। त्यागी साहब, आप तो किसानों के बीच से ही हैं और हम चाहते हैं, आपने बड़ा अच्छा एक संदेश दे दिया पूरे देश के लिए, क्योंकि ये बड़ी समस्या है, खासतौर पे हमारी सेंट्रल जोन में भी है। और डॉक्टर गौरव, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारे पास जो एक भारत सरकार का जो एक पीजीएस इंडिया का प्रोग्राम है, उसके अंदर काफ़ी फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी जैसे पीजीएस इंडिया में भी लगभग मैंने 15-20 लाख से ज़्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं पूरे, उसमें अभी चल रहा है। अभी रिफाइनमेंट जो हो रहा है, जो एक्चुअल फार्मर्स हैं उनको हम लोग वो कर रहे हैं रिव्यू, और अभी इसमें 6.5 लाख के आसपास है। और अभी एक नए पोर्टल से भी उनकी मतलब रजिस्ट्रेशन हुई है, हाँ, तो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमारे कुछ प्रदेश जैसे आंध्र प्रदेश है ना, इवन गुजरात और महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, ये सब अभी जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती की तरफ भी जा रहे हैं। क्यों चाहिए सर? बिल्कुल। तो क्यों ना इनका ये बहुत बड़ा एक हमारे कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वो सब मैं इसमें और ध्यान दिलाना चाहूँगा। जी। भारत सरकार प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए 10,000 बायो रिसोर्स सेंटर BRC जी। और बायो रिसोर्स सेंटर ये वही हैं जहाँ पर पशुपालन भी है, जहाँ पर गोबर गैस प्लांट भी है, और जहाँ पर हम साइंटिफिक तरीके से जो कल्चर हैं उनको प्रोड्यूस करें और किसानों को उपलब्ध कराएं। देखिए, बहुत सुंदर बात है ये कि यदि हम इसको एक इंटीग्रेट अप्रोच में लेकर आगे बढ़ते हैं तो कल्चर का किसानों तक पहुँचने में जो बाजार के चैनल के द्वारा जो ढीलापन रहा, कमजोरी रही कि एक तो रेड मटेरियल मिला और महंगा मिला, अब भारत सरकार चाह रही है कि किसानों के बीच में ही कृषक उत्पादक संगठन हो, कोई किसानों की सहकारिता के आधार पर कोई कलेक्टिव फार्मर कलेक्टिव हो, ग्रुप हो, वो मिलकर ये कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ें और गांव में और अपने क्लस्टर में ही इन चीज़ों को पैदा करें, ताकि कंपोस्ट भी मिल जाए, कल्चर भी मिल जाए और उनकी बहुत बड़ी बचत, जो रासायनिक खाद का दबाव सरकारों पर भी है और खाने पीने में जहर भी बढ़ रहा है, तो उसके विकल्प के रूप में ये बहुत बढ़िया है। मैं डॉक्टर गौरव जी को भी और इनकी पूरी टीम को भी साधुवाद करता हूँ, और वो इस कार्यक्रम में आए और मिलना हुआ। तो देखिए, इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक तो ये निकल कर आया कि हम लोग आपस में मिल लिए और एक दूसरे को पहचान गए, और इससे एक नया रास्ता निकलेगा। सभी को शुभकामनाएं। ये नेशनल सेमिनार जो हमने रखा, उसमें गौरव जी आप आए, भारत सरकार कृषि मंत्रालय क्षेत्रीय जैविक खेती प्राकृतिक खेती के नागपुर की तरफ से भी हम धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का साहब ने कहा, और हमारे AM साहब जो हैं, है ना, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ये हमारे जिनको बहुत पॉपुलरली आप सब लोग जानते हैं ना, हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब, उनका भी यही विजन है कि प्राकृतिक खेती को आप लौट चले, कहते हैं आप लौट चले प्राकृतिक खेती की ओर। और वो हमारे मध्य प्रदेश से हैं, विदिशा से हैं, उसमें उनका जो पूरा एरिया है, उन्होंने कुछ ऐसी योजनाओं को भी लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बड़ी उपयोगिता है। हम चाहते हैं कि हमारे इस केंद्र के माध्यम से भी, और हमारे जितने किसान हैं, जैसे पद्मश्री साहब हैं हमारे, और जैसे और भी कल और पद्मश्री थे हमारे CB रेड्डी साहब, है ना, और वाइस चांसलर थे परभनी के। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपको सभी से हम कनेक्ट करना चाहेंगे, तो आप अपने टीम के साथ अपना प्लान बताइए और इसको किसानों के हित में आप आगे काम करिए। यही मेरा निवेदन है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही दोनों सर ने। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसान इकोनॉमिक बर्डन या इकोनॉमिक से उठना चाहता है, तो उसने खाली ये नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग तो करना ही है, उसके साथ उसने फार्मिंग करना है एनर्जी क्रॉप, जो उसको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम दिलाए। कल अगर अगर सपोज एक किसान उगाता है, सपोज लेट से मिर्ची उगाता है, आलू उगाता है, कल अगर उसका भाव उसको मिलता नहीं है
तो उसने उगाना है एनर्जी क्रॉप और कंपनियों को वो बेचना है। दिस विल बिकम अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बहुत फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स। बहुत अच्छा। अगर ये उसके साथ जोड़ो आप कि जो फल भाजा सब्जी गेहूँ ये सब तो है ही, उसके साथ एनर्जी क्रॉप्स का उसको एक अलग सोर्स ऑफ इनकम दिलाओ तो अपना किसान पीछे रहेगा नहीं। बिल्कुल किसान भाई, ये और भी एक विकल्प है कि कई बार आपको लग रहा है कि सब्जी की कोई फसल या मौसम के परिवर्तन का कोई प्रभाव, बाजार में हमको दाम नहीं मिला और हमारी खेती भी इस तरीके की कमज़ोर खेती है या कमज़ोर ज़मीन है, तो उस स्थिति में हम बायोमास को आधार मानकर कुछ ऐसी फसलें लगा सकते हैं। भारत सरकार बांस लगाने के लिए बैम्बू मिशन चलाया हुआ है और इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं जिनको हम एक पेरेनियल सिस्टम में लगा सकते हैं, जो पशुओं के लिए चारे की भी काम आती हैं और आड़े वक्त में वो हमें गोबर गैस में या बायो एनर्जी का भी काम करेंगे। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। इस दिशा में भी आप जरूर विचार करें। प्राकृतिक खेती प्रकृति के साथ जीने का, जैविक खेती प्रकृति के साथ जीने का विज्ञान है। समझेंगे, सफल होंगे। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।